हाय वेलकम टू आरजे अकेडमी। जो आप आज करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपके जो डाउट्स हैं वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a member of legislature of that state. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकंड आपसे पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. देखो पहले में क्या पूछा कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो एलिजिबल है वोट करने में, वो मिनिस्टर बन सकता है किसी भी स्टेट का फॉर 6 मंथ के लिए बन सकता है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो किसी भी लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट का। तो क्या आपके हिसाब से ये फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? पहली बात तो ये, वो एलिजिबल तो है वोट करने के लिए, और वोट करने के लिए एलिजिबल कौन कौन से पर्सन होते हैं? आर्टिकल नंबर 326 आपको याद होगा। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 326 है वो हमें बताता है, हमें प्रोवाइड करता है, जो भी पर्सन 18 ईयर का है वो एलिजिबल तो है वोट करने के लिए, बट मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है जहाँ, वो क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसकी एज होनी 25 होनी चाहिए, अगर काउंसिल में जाना है उसको तो उसकी एज 30 होनी चाहिए। बाकी सब कुछ सही है कि वो क्या होगा, अगर उसकी एज इतनी है तो वो मिनिस्टर बन सकता है किसी भी लेजिस्लेटिव का। ठीक है, और 6 मंथ तक बन सकता है। अगर वो चाहे कि 6 मंथ के बाद भी उसका मेंबर बनना, तो उसको उस मेंबर में, मतलब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन के थ्रू या किसी भी वोटिंग थ्रू उसका मेंबर बनना पड़ेगा, इसलिए वो एलिजिबल है आगे के लिए, नहीं तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1951, अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है, मतलब आरोपी है किसी भी क्रिमिनल ऑफेंसेस का, और उसको प्रिजन हो जाती है, उसको जेल हो जाती है 5 ईयर के लिए, तो वो परमानेंट डिसक्वालीफाई हो जाएगा क्या? वो नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमारे इंडिया के आधे से ज़्यादा मिनिस्टर ये नहीं होते, मतलब करप्टेड नहीं होते, या फिर वो पहले जेल में नहीं जा चुके होते। मोस्ट ऑफ मिनिस्टर्स क्या हैं, जेल काट के आए होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट इसमें होता क्या है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या कहता है, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, मतलब आरोपी है किसी क्रिमिनल एक्ट का, वो प्रिजन में रहा, अगर तो 2 साल से कम रहा तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो 2 साल से ज़्यादा रहा तो उसके लिए क्या एलिजिबल है? जब वो प्रिजन से छूटेगा, जब वो बाहर आएगा, तो वो परमानेंट डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो सिर्फ 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। 6 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा फिर? ओनली 2, मतलब ओनली 2 नहीं होगा भाई, नाइदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, नाइदर 1 और 2 ये। ओके, सेकंड वन चलते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपकी नॉलेज के लिए। जैसे कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा इन द, किस मैटर में राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा के इक्वल है, आपको ये बताना है। क्या द मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस, ऐसा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसका आंसर है। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा इन द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बिल पास करता है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, तो क्या होता है कि राज्यसभा में भी वो पास होना चाहिए, लोकसभा में भी वो पास होना चाहिए विद विद स्पेशल मेजोरिटी के साथ। तब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, उसमें अमेंडमेंट होगी या उसका बिल पास होगा।
अगर बाई चांस एक भी सदन उसको डिसएग्री होता है उस बिल से, तो क्या उसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है? तो उस सेशन में ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ज्वाइंट सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन बिल के मामले में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, बट ज्वाइंट सेशन जो होता है कब होता है? ज्वाइंट सेशन जो है हमारे आर्टिकल नंबर 108 में दिया गया। आर्टिकल 108 क्या कहता है कि ज्वाइंट सेशन करवा सकता है, कौन करवा सकता है? प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ज्वाइंट सेशन करवाए, बट किस केस में करवाएगा प्रेसिडेंट? जब कोई भी बिल आता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई ऑर्डिनरी बिल है, वो लोकसभा से तो पास हो जाता है, बट राज्यसभा उसमें क्या कहता है? डिसएग्रीमेंट है। इस मौके पे क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है, तो उसमें क्या होगा? जो उसकी अध्यक्षता है, जो उसको प्रिसाइड करेगा, तो वो कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ठीक है, कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ज्वाइंट सेशन किस किस मामले में हो सकता है, पहले ये समझो। प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सेशन इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल ओनली, नॉट टू मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ना तो मनी बिल में होगा, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होगा। किन में होगा? ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में। ठीक है, इन दोनों में होगा ज्वाइंट सेशन। तो यहाँ से पूछा गया जाता है कि ज्वाइंट सेशन किस आर्टिकल में है? तो 108 में है। ज़्यादातर क्या पूछा गया कि कौन इसकी अध्यक्षता करता है? तो वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो बुलाता किसके ऑर्डर पे ज्वाइंट सेशन होता है? तो वो होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंट के कहने पे। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ दिस वन, कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, द मोशन, देखो ध्यान से पढ़ना। द मोशन टू इम्पीच अ जज of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968. दूसरा क्या? The Constitution of India defined and gives details of what constitute incapacity and provide misbehavior of the judges of Supreme Court of India. Third one, the detail of the process of impeachment of the judges of Supreme Court of India are given in the judgment Judges Inquiry Act 1968. आपको क्या करना है? आपको करना है, आप थोड़ी देर के लिए पहले अपनी वीडियो पॉज करें, पूरे जो भी दी गई लाइनें हैं उनको अच्छे से पढ़ें और इस क्वेश्चन का आंसर दें। देखो पहला जो है, द मोशन टू इम्पीच करना मतलब रिमूव करना, जज को रिमूव करना, कैन नॉट बी रिजेक्टेड। जो स्पीकर है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है क्या? हैज़ पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। जो जज इंक्वायरी एक्ट है इसमें पूरी की पूरी प्रोसीजर बताया गया है कि जज को कैसे रिमूव किया जा सकता है। बट ये जो पॉइंट है ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे लिखा कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर, बट रिजेक्टेड हो सकता है भाई। स्पीकर रिजेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है स्पीकर रिजेक्ट? बाय द इंक्वायरी और कंसिडरेशन, जो भी एविडेंस होंगे उनको देख के स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं आपको बाद में थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि जो इम्पीचमेंट है सुप्रीम कोर्ट का या जजेस का वो कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। सेकंड पॉइंट पढ़ो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रोवाइड मिसबिहेवियर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा डिफाइन या गिव डिटेल नहीं दी गई। ये डिटेल कहाँ पे दी गई है? जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जजेस को किन बिहाफ पे रिमूव किया जा सकता है। एक तो इनकैपेसिटी के आधार पे या फिर मिसबिहेवियर के आधार पे। ठीक है, और थर्ड वन, द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, देखो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 प्रोवाइड डिटेल इनकैपेबिलिटी एंड प्रूव मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो उसमें पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। इन बिहाफ पे रिमूव हो सकता है। दूसरा, जजेस को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर देखो आइदर किसी भी हाउस में ये पास हो सकता है, चाहे तो लोकसभा हो, चाहे मैं लिख सकता हूँ राज्यसभा। यहाँ पे भी इसका मोशन स्टार्ट हो सकता है और यहाँ पे भी मोशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा में स्टार्ट होता है तो कम से कम हम 100 बंदा साइन करेगा, तो इसके बाद ये लेटर जाएगा चेयरमैन के पास, मतलब स्पीकर के पास। तो इसके पास क्या करेंगे, एक पैनल क्रिएट होगा, 3 मेंबर के एक पैनल क्रिएट होगा, ठीक है। जो 3 मेंबर क्या डिसाइड करेगा, जो भी इस पे चार्जेस लगे हैं उसकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वो जाएगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट अगर साइन कर देता है तो इसकी रिमूवल हो जाती है। बट आज तक कोई भी ऐसा जज नहीं है जिसके आज तक रिमूव किया गया हो। अगर राज्यसभा में मोशन स्टार्ट होता है तो 50 बंदों के साइन होंगे, फिर जाएगा चेयरमैन के पास, चेयरमैन भेजेगा इंक्वायरी के लिए 3 मेंबर की जो कमेटी होगी जो बनाई होगी, फिर किस पर जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर ये टिक मार देता है तो साइन कर देता है तो रिमूवल पास हो जाएगी। ये होता है जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं। अच्छा, अगर स्पीकर के पास जाता है उसके बाद भी 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर रिमूवल हो जाएगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, द 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्या 42 अमेंडमेंट में ऐसा कुछ लिखा गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे वो जुडिशियल रिव्यू के परे होंगे, मतलब उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता? तो ऐसा कुछ नहीं था। 42 अमेंडमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। अगर 42 की जगह 39 होता तो ये टिक होता, क्योंकि 39 अमेंडमेंट 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने एक अमेंडमेंट निकाला और कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होंगे या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे वो जुडिशियल रिव्यू से अलग होंगे, मतलब जुडिशियल रिव्यू उसमें नहीं हो सकता। अच्छा, बार बार जुडिशियल रिव्यू हो रहा है तो आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जैसे हमारा जो आर्टिकल है 13 वो क्या कहता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, जो उनमें कुछ भी हमारे जो मतलब फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो उनको क्या उन कानून को, उन लॉ को क्या करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाएगा। ओके, तो जैसे कि जो लॉ मेकर हैं वो क्या है, लेजिस्लेटर है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले एग्जीक्यूटिव हैं। अगर कोई लॉ ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तब क्या करती है जो जुडिशियल है या जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू की मदद से उसमें क्या कर सकती है, उसको देख सकती है। अगर उसमें कुछ होगा तो वो इंटरफेयर करेगी और उस लॉ को क्या कर देगी, खारिज कर देगी, मतलब ख़त्म कर देगी, या उसको बोलेगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनकॉन्सिस्टेंट है हैज़ पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए जुडिशियल रिव्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीइंग वायलेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये सही है, बिल्कुल। क्यों सही है? 99 अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ कि 99 अमेंडमेंट क्या था, जिसमें इंट्रोड्यूस की गई थी एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसने रिप्लेस किया कोलिजन सिस्टम को। अगर आपको पता ही नहीं कोलिजन सिस्टम क्या है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते। बट आप ये समझ लो कि 99 अमेंडमेंट एक मात्र ऐसा अमेंडमेंट है जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। आज तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया, बट 99 अमेंडमेंट ऐसा अमेंडमेंट जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। पहली बात तो ये कोलिजन सिस्टम क्या है। कोलिजन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टोटल 5 जजेस होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 4 क्या होते हैं, जजेस होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है जो जजेस को
ट्रांसफ़र करना जैसे कि अपॉइंटमेंट करना, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, दोनों हाउस ने एक बिल पास किया पार्लियामेंट में, एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया, जिसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, 2 मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है, 2 तो जजेस रहेंगे और 2 सोशल वर्कर और एक प्रेसिडेंट। ये 7 मेंबर की एक कमेटी बनी जिसको ये नाम दिया गया। अब इन्होंने क्या करना था, इन्होंने ही चूज़ करना था किस जजेस को सुप्रीम कोर्ट का मेंबर बनाया जाए, जज बनाया जाए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये वायलेट हो रहा है हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसमें वायलेशन हो रही है, इसलिए उन्होंने इसको खारिज कर दिया और बोला गया दिस कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। थैंक यू। पार्ट सेकंड करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सर।